नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, प्रोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज हमारा इस वीडियो का जो विषय रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स तृतीय वर्ष के कोड EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स 301 कोड से चलता है। उसका एक टॉपिक यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR। ट्रांजिस्टर एनालॉजी या फिर इसे बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल। यानी यहाँ पर हमने SCR की वर्किंग को एक दो ट्रांजिस्टर की वर्किंग की तरह या टू ट्रांजिस्टर मॉडल की तरह हम देखेंगे। द टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग SCR एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। जैसा डायग्राम हम देखते हैं कि SCR हमारे पास क्या रहता है, 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है। 4 लेयर कौन सी होती है हमारे पास, PN और 3 टर्मिनल है, एनोड कैथोड एंड गेट। और यहाँ पर 3 जंक्शन मौजूद रहेंगे हमारे पर SCR को। तो कहते हैं SCR की जो वर्किंग है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टू ट्रांजिस्टर की वर्किंग की तरह। तो PN की जगह एक तो ट्रांजिस्टर हो गया आपके पास PNP, उसको हमने अगर स्लाइस ब्रेक करते हैं और सेकंड ट्रांजिस्टर हमारे बनेगा NPN। अगर हम स्लाइडली इसको ब्रेक करते हैं वर्टिक एक तिरछी लाइन अगर हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, तो ये हमारे पास वर्किंग होगी दो ट्रांजिस्टर की तरह। एक तो PNP और सेकंड ट्रांजिस्टर बना हमारे पास NPN। और नीचे वाले ट्रांजिस्टर को हमने नाम दिया है Q1, ऊपर को नाम दिया है, ऊपर वाला नॉमिन है Q2, ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट किया है। और बिलो साइड में जो ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर, जो कैथोड हमने टर्मिनल ऐड किया वो उसके एमीटर से है। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर C1 E1 B1 C1 से रिप्रेजेंट किया है। और ऊपर जो एनोड टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है P से, वो हमारे पास क्या है, एमीटर से, सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्टेड है। तो इसको हमने नॉमेनक्लेचर दिया है E2 B2 एंड C2। यानी PNP ट्रांजिस्टर का जो बेस है B2 वो किससे कनेक्टेड है, एक तरह से इक्विवेलेंट है वो C1 के, या और जो कलेक्टर है C2 वो इक्विवेलेंट है किसके, बेस 1 के, Q1 के बेस 1 के। और गेट टर्मिनल है जो दोनों के ट्रांजिस्टर Q2 के तो दिया है आपने कैथोड 2 टर्मिनल पे और यहाँ पर बेस 1 टर्मिनल पे। या इसको और हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट इसका अगर देखते हैं तो इसको SCR को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कि हमारे पास हमने बाहर से बैटरी ऐड करी है एनोड और कैथोड। तो एनोड टर्मिनल में आपके पास जा रहा है ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर के, तो ये इक्विवेलेंट है। ऊपर आपके जो एरो से साइन हो रहा है वो PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और एरो हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, एमीटर टू बेस। यानी ऊपर से हमने एरो दिया है एमीटर PNP और P2 एन साइड में फ्लो होती है करंट, इसलिए एमीटर से बेस साइड में अपने एरो के डायरेक्शन है। तो एनोड से आपके कनेक्टेड है PNP ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, जहाँ पर एमीटर टर्मिनल से एक एरो जाके कहाँ पर हो रहा है, बेस 2 टर्मिनल पे। और एक थर्ड टर्मिनल है उसका कैथोड टर्मिनल। और बेस 2 टर्मिनल ट्रांजिस्टर Q2 का वो किससे कनेक्टेड है, आपके कैथोड कलेक्टर टर्मिनल से, ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर टर्मिनल से। तो बिलो साइड में जो ट्रांजिस्टर है वो आपके पास है NPN ट्रांजिस्टर, जो एरो डायरेक्शन है आपके पास P2N है, कहाँ से कहाँ तक, बेस B1 से लेकर C1 तक। तो B2 C1 से कनेक्टेड है। और जो आपके ट्रांजिस्टर का बेस 1 है वो किससे कनेक्टेड है, आपके ट्रांजिस्टर Q2 के C2 से कनेक्टेड है, जहाँ सर्किट में दिखाया हुआ है दोनों से कॉमन कनेक्टेड है गेट टर्मिनल। और लास्ट में ये है कि कैथोड टर्मिनल कनेक्टेड है आपके एमीटर 1 से, यहाँ पर K से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सर्किट करंट देखोगे तो जो एमीटर करंट है आपके पास ट्रांजिस्टर Q2 की IE2 वो किसके इक्विवेलेंट है, एक एनोड करंट IA के इक्विवेलेंट है। एनोड करंट इज इक्वल टू IE2। ये करंट आगे जाके दो में ब्रेक हो रही है, एक तो I बेस टर्मिनल 2 के IB2 के और एक IC2 के। तो IE2 इक्विवेलेंट कितना होगा, IB2 प्लस IC2। IB2 जो बेस 2 टर्मिनल है वही टर्मिनल इक्विवेलेंट किसके हैं, C1 के कलेक्टर 1 टर्मिनल के इक्विवेलेंट है। यानी IB2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, IC1। तो IC1 यहाँ से आ रही है। यहाँ पर गेट टर्मिनल में हम देखते हैं कि गेट में भी हमने एक सप्लाई दे रखी है जिससे करंट फ्लो हो रही है IG। तो जो कलेक्टर करंट आ रही है IC2 और IG वो दोनों जुड़कर
बन रही है बेस 1 की करंट, यानी ट्रांजिस्टर Q1 की बेस करंट IB1। तो IB1 इज इक्वल टू क्या होगा, IC2 प्लस IG, और बेस करंट और IC1 ये दोनों मिलकर बन रहे हैं आपके पास IE1, यानी एमीटर 1 की करंट है, जो कि इक्विवेलेंट कितने हैं, कैथोड करंट I के। तो ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, और इसको इस तरह से हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर SCR को। तो SCR को हमने 2 ट्रांजिस्टर मॉडल की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने सारी करंट की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू को सर्किट में शो किया हुआ है। अब आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा एबर्ट-स्मॉल मॉडल या एबर्ट-स्मॉल इक्वेशन। तो ट्रांजिस्टर इक्वेशन क्या होती है, आपके पास कलेक्टर जो करंट हो रही है IC इज इक्वल टू अल्फा पाई प्लस ICBO, यानी IC आपके पास क्या कलेक्टर करंट है, अल्फा यहाँ पर आपके पास रहेगा कॉमन बेस फॉरवर्ड गेन, जिसकी वैल्यू रहती है अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। तो ट्रांजिस्टर में भी आपने 2 या 3 करंट गेन, 2 करंट गेन या 3 करंट गेन पढ़े होंगे अपने, अल्फा बीटा और गामा अलग अलग। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ले रहे हैं IC इज इक्वल टू अल्फा पाई ICBO वाली, जहाँ पर अल्फा है आपके पास कॉमन बेस फॉरवर्ड गेन, इसकी वैल्यू रहती है IC अपॉन I, और अल्फा की वैल्यू लाइस में करती है 1 से कम रहती है हमेशा। और ICBO है आपके पास लीकेज कलेक्टर बेस करंट विथ एमीटर ओपन सर्किट, जहाँ पर ICBO की वैल्यू क्या रहती है आपके एबर्ट-स्मॉल इक्वेशन में, लीकेज करंट होती है फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विथ एमीटर ओपन सर्किट। तो इस तरह से ये NPN ट्रांजिस्टर अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर एमीटर को मैं ओपन करता हूँ तो कलेक्टर से बेस, यानी NPN है तो N2 लेकर P साइड में जो रिवर्स लीकेज करंट हो रही है या रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू आपके पास होती है ICBO। तो ये इक्वेशन है IC इक्वल टू अल्फा ई प्लस ICBO, जो आपने पहले पढ़ा होगा 200 एकड़ में, या ट्रांजिस्टर थ्योरी जब पढ़ी होगी वहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ किया होगा ये ट्रांजिस्टर करंट का। तो यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 दोनों के लिए अगर लिखते हैं हम, तो ट्रांजिस्टर Q2 के लिए तो क्या हो जाएगा आपके पास ICT इज इक्वल टू अल्फा IE2 प्लस ICBO2, IC2 इज इक्वल टू अल्फा I2 ICBO2, और IE2 किसके इक्विवेलेंट है आपके पास ग्राफ में देखोगे IA, यानी एनोड करंट के इक्विवेलेंट है, यानी अल्फा 2 इज इक्वल टू IA प्लस ICBO2। एक इक्वेशन तो ये हो गई। ट्रांजिस्टर Q1 के लिए मैं इक्वेशन देखता हूँ, तो ये होगी आपके पास IC1 इज इक्वल टू अल्फा IE1 प्लस ICBO1, और IE1 किसके इक्विवेलेंट है आपके पास कैथोड करंट के इक्विवेलेंट है सर्किट में, तो इसको मैंने IK से रिप्रेजेंट किया है। अब ओवरऑल जो आपके पास कैथोड करंट है IK, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, अब IK किसके इक्विवेलेंट है आपके पास IB1 प्लस IC1 के इक्विवेलेंट है, और IB1 किसके इक्विवेलेंट है सर्किट में देखोगे वो IG प्लस IC2 के हैं। तो IK इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस IG प्लस IC1 प्लस IC2। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बनेगी, IK इज इक्वल टू होगा IG प्लस IC1 प्लस IC2। और इसी ग्राफ से आप देखोगे तो IE2 किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रही है आपके पास IB2 और IC2 के, और IB2 इक्विवेलेंट है IC1 के, यानी IE2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी IC1 प्लस IC2 के, या फिर एनोड करंट जो फ्लो हो रही है वो किसके इक्विवेलेंट है आपके पास IC1 प्लस IC2 के। तो इसको हमने यहाँ से शो किया है इसको कि एनोड करंट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास IC1 प्लस IC2। क्यों, क्योंकि IE2 आपके पास बराबर है IB2 प्लस IC2 के, और IB2 इक्विवेलेंट है IC1 के। तो एनोड करंट IC1 प्लस IC2 के हैं, और IK मेरे पास है IG प्लस IC1 प्लस IC2। तो क्या जो दोनों कलेक्टर करंट इक्विवेलेंट कितने हो जाएगी आपके एनोड करंट के। तो फाइनल आपके पास आ जाएगा IK इज इक्वल टू कैथोड करंट किसके इक्विवेलेंट है आपके पास IG प्लस IA, यानी कैथोड करंट है एक तो एनोड करंट जो आ रही है वो, प्लस उसमें गेट करंट ऐड हो जाएगी आपके पास IG प्लस IA। अब ये जो वैल्यू है आपके पास IK इज इक्वल टू IG प्लस IA, इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है IA इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2। IC1 की वैल्यू मैंने ऊपर से लिखी है I1 IK प्लस ICBO1 प्लस अल्फा 2 IA प्लस ICBO2। यहाँ पर जो IK वैल्यू है IC1 की इक्वेशन में, IK की जगह मैं रिप्रेजेंट करूँगा अब इसको IG प्लस I1 IA से, यानी इक्वेशन इसको 4, ये वाली जो वैल्यू है IK इज इक्वल टू IG प्लस IA, इसको इक्वेशन 3 में पुट करूँगा IK की वैल्यू को। तो मेरे पास अब रहेगा इक्वेशन IA इज इक्वल टू अल्फा 1 IG प्लस IA प्लस ICBO1 प्लस अल्फा 2 IA प्लस ICBO2।
इक्वेशन थर्ड में मैंने आई के की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, आई जी को रिप्लेस किया आई जी प्लस आई ए से। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा मैं आगे, तो मेरे पास जो एनोड करंट मिलेगी वो आई है, उसकी वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा वन आई जी प्लस आई सी बी ओ वन आई सी बी ओ टू अपॉन वन माइनस अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू। तो यहाँ पर अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों मिलकर क्या कहलाता है आपके पास लूप गेन। और इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन से मैं देखता हूँ कि अगर अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की वैल्यू अगर नियरली इक्वल टू वन हो गई, यानी जितना ये वन के अप्रॉक्स होगी उतना ही इसकी वैल्यू क्या होगी, वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू की वैल्यू इक्विवेलेंट क्या होगी, जीरो। और क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये जीरो, तो उतना ही एनोड करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट या बहुत लार्ज करंट होगी। तो एक लार्ज एनोड करंट रिजल्ट्स फ्लो थ्रू एस सी आर इफ़ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टेंड्स टू वन, यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू की वैल्यू जितना अगर नियरली इक्वल टू हम वन रखेंगे तो एनोड करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर यहाँ पर आई सी बी ओ वन जो लीकेज करंट है, आई सी बी ओ वन आई सी बी ओ टू जिसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, अगर उसको हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं तो आई ए आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, गेट करंट के, आई जी के भी। यानी एनोड करंट जो फ्लो हो रही है वो प्रोपोर्शनल किसके भी हो रही है, गेट करंट। यानी जितने गेट करंट अगर हम देते हैं या गेट पर अगर सप्लाई देते हो आप, तो गेट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, तो उतना ही आपका एनोड करंट उतनी जल्दी या ज़्यादा फ्लो होगी। और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दोनों की कॉमन बेस आपकी क्या होती है, आपके ट्रांजिस्टर की रेटिंग में आपको वैल्यू मिलती है। ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो कॉमन बेस उसका गेन होता है अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू। तो इसकी हर एक ट्रांजिस्टर के हिसाब से अपनी वैल्यू रहती है, किसी की 0.45 0.42 0.5। तो इस हिसाब से दोनों का एडिशन जितना वन के नियरली होगा एनोड करंट उतनी ज़्यादा आपकी फ्लो होगी। तो यहाँ पर हमने एस सी आर की वर्किंग को एज एक रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये इसकी एग्जैक्ट वर्किंग नहीं है लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट किया है टू ट्रांजिस्टर मॉडल से, कि भाई एस सी आर की वर्किंग को हम एस सी आर को हम टू ट्रांजिस्टर के इक्वलेंट हम मान सकते हैं। दो ट्रांजिस्टर कौन से, पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर के इक्वलेंट हम अगर मानते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बनता है, इक्विवेलेंट सर्किट ये बनता है। तो इसमें जो एनोड करंट फ्लो हो रही है हमारे पास एस सी आर के कंडक्शन में, उसकी वैल्यू अगर ट्रांजिस्टर के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू ये वाली ये आएगी आपके पास। फाइनल जो वैल्यू आपके पास आई है, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा वन आई जी प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू वन माइनस अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हमारे पास बनेगा, दो ट्रांजिस्टर हम बनेगा, उनके जो कॉमन बेस गेन की वैल्यू है उसको हम पहले डिसाइड करेंगे। तो इन दोनों को हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नियरली इक्वल टू अगर वन हम रखेंगे तो क्या होगा, एनोड करंट हमारे पास लार्ज एनोड करंट फ्लो होगी एस सी आर के थ्रू, यानी एस सी आर हमारे पास कंडक्ट अच्छी तरह से करेगा। दूसरा ये है कि आई जी करंट में यानी गेट करंट में भी हम जितनी सप्लाई देंगे, जितनी करंट फ्लो होगी, तो हमारे पास एनोड करंट भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना इंक्रीज होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये किसी इक्वेशन है, तो इस तरह से आप देख इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो सर्किट इसका इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान रखना। और सर्किट ध्यान रखने के बाद जो यहाँ पर फाइनल हमने ये रिप्रेजेंट किया एनोड की इक्वेशन है, उसको डेरिवेशन आएगा, डेरिवेट कर देना आप एग्ज़ाम में अगर आए तो। थैंक यू।